हेलो माय डियर फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल रैंकर्स पॉइंट में। आज आपके लिए मैं एक ऐसा सेशन लेकर आया हूँ जो बच्चे मुझे काफ़ी टाइम से डिमांड कर रहे थे सर कि आप क्लास 12th के मैथमेटिक्स को भी वीडियो डालिए यूट्यूब पर, लाइव आइए, हमें आपकी बहुत ज़रूरत है। तो मैं आज अपने ऐसे बच्चों के लिए पहली बार इस यूट्यूब के इतिहास में क्लास 10th की अपनी कोचिंग रैंकर्स पॉइंट्स के मैं आपके लिए लेके आया हूँ सबसे पहला चैप्टर, जिसका नाम है त्रिकोणमिति का परिचय। मेरे प्यारे दोस्तों, मुझे पता है कि इस चैप्टर से कई सारे विद्यार्थियों, कई सारे स्टूडेंट को डर लगता है, कई सारे टीचरों से पढ़ जाते हैं वो, लेकिन फिर भी उनकी समझ में नहीं आता है। लेकिन ये मेरा वादा है कि आप एक बार मुझसे इस त्रिकोणमिति चैप्टर का परिचय एक बार पढ़ के देखिए और आपके एक से भी एक छोटे छोटा जो भी कन्फ्यूजन होगा, जो भी डाउट होगा, उसको मैं आपको दूर करूंगा। लेकिन इसके लिए आपको मेरे वीडियो के एंड तक बना रहेगा और सस्पेंस के साथ में कॉपी पेन लेके साथ बैठना पड़ेगा। जैसे आप जब ये वीडियो देखें तो कृपया करके सारी चीज़ों को मेरी को नोट करें। ठीक है दोस्तों, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम चलेंगे सीधा अपने टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है त्रिकोणमिति का परिचय। दोस्तों, क्या होता है त्रिकोणमिति परिचय? आप जानते हो कि सबसे पहले हम जब इसको पढ़ेंगे तो मेरी एक खासियत है, मेरी क्वालिटी है कि सबसे पहले मैं इन छोटी छोटी चीज़ों का बेसिक कंसेप्ट क्लियर करता हूँ। सबसे पहले हम इस पाठ का परिचय पढ़ेंगे कि पाठ किसके ऊपर बनाया गया है, पाठ का सारांश क्या है, इस नाम में क्या छुपा हुआ है। क्योंकि भाई जानते हो, नाम में ही तो क्या होता है, काम होता है। चलिए देखते हैं क्या है। इस पाठ का नाम है त्रिकोणमिति का परिचय, यानी कि इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। हम पढ़ेंगे बेसिक कंसेप्ट क्या है। आप जानते हो कि ट्रिग्नोमेट्री जो होती है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई थी मेरे भाई? ग्रीक शब्द से हुई थी। कहाँ से हुई थी? ग्रीक शब्द से। जो त्रिकोणमिति जो है, इसका जो उत्पादन है वो ग्रीक शब्द के 3 शब्दों से हुई थी। पहला क्या है? ट्री, प्लस दूसरा क्या है? गॉन, प्लस तीसरा क्या है? मेट्रोन। आप जानते हो ट्री का मतलब होता है 3, गॉन का मतलब होता है भुजा और मेट्रोन मतलब होता है माप। अर्थात इन तीनों को मिलाएंगे तो क्या होगा? 3 भुजाओं को मापने से, 3 भुजाओं के मापने से जो आकृति बनती है और उनके मध्य में जो कोण होते हैं, हमें उनका अध्ययन करना होता है इस पाठ के अंदर। तो मेरे भाई इस पाठ का जो मतलब है वो क्या है कि किसी त्रिभुज की भुजाओं और उनके बीच में जो कोण बनते हैं, हमें उन दोनों के मध्य में संबंध का अध्ययन करना होता है, उनके मध्य में संबंध को स्थापित करना होता है कि किस प्रकार से कोई भुजा कैसे बनती है, उनके मध्य में कितने डिग्री का कोण बनता है, किस प्रकार से इसका प्रयोग होता है। आइए हम चलते हैं और कुछ अनुपातों को पढ़ेंगे जिसके बारे में आपने शायद कभी नहीं देखा होगा। आइए मैं लेके चलता हूँ अपने इस पाठ के आगे की तरफ। चलिए दोस्तों, देखिए ये है कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। क्या? कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात कि कौन कौन से कोण होते हैं सर, कौन कौन से अनुपात होते हैं? तो आप जानते हैं त्रिकोणमिति के अंदर हमारे 6 अनुपात होते हैं, 6 फंक्शन होते हैं, 6 फलन होते हैं। जो कौन कौन से होते हैं? यदि एंगल ए को लेकर चलेंगे मेरे भाई, तो पहला होता है साइन, दूसरा होता है कोस, तीसरा होता है टेन, चौथा होता है कोसेक और पांचवा होता है सेक और छठवा होता है कोट। ये 6 फंक्शन होते हैं हमारे त्रिकोणमिति के अंदर। अभी तक आपने केवल इनको साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक, कोट के बारे में जाना होगा, लेकिन अभी ये नहीं पता होगा कि इनका पूरा नाम क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं कि साइन का जो पूरा नाम होता है वो होता है हमारा क्या? SINE, साइन। क्या होता है? साइन। इस कोस का पूरा नाम क्या होता है? इसका पूरा नाम होता है मेरे भाई कोसाइन। क्या होता है? कोसाइन। इस टेन का जो पूरा नाम होता है वो क्या होता है? वो होता है टेंजेंट। क्या होता है? टेंजेंट। इस कोसेक का पूरा नाम क्या होता है? कोसेकेंट। क्या होता है? कोसेकेंट। इस सेक का पूरा नाम क्या होता है? सेकेंड। और इस कॉट का पूरा नाम क्या होता है? कॉट टेंजेंट। क्या होता है? कॉट टेंजेंट। तो ये हमारे फंक्शन होते हैं, ये हमारे फलन होते हैं त्रिकोणमिति के अंदर, जिनका पूरा नाम क्या होता है? एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ। ये साइन यदि एंगल ए लेके चलेंगे, हालांकि अभी एंगल की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी लेके चलोगे तो लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन साइन का होगा साइन, कॉस का होगा कोसाइन, टेन का होता है टेंजेंट, कोसेक का होता है कोसेकेंट और सेक का होता है सेकेंड और कॉट का होता है कॉट टेंजेंट। तो ये जो 6 फंक्शन है, ये इनके फुल नेम है, ये इनके फुल नेम होते हैं। ठीक है, तो इतना आप ध्यान रखिए कि अभी तक आपने साइन, कोसेक, जो भी फंक्शन है इनको पढ़ा होगा, लेकिन अभी तक शायद आपने इनके पूरे नाम के बारे में नहीं जाना होगा। तो ध्यान रखें, आपने नोट करना कि साइन को हम साइन बोलते हैं, कोस को कोसाइन बोलते हैं, टेन को टेंजेंट बोलते हैं, कोसेक को कोसेकेंट बोलते हैं और सेक को सेकंड बोलते हैं और कॉट को कॉट टेंजेंट बोलते हैं। ठीक है, नोट करो। ये दोस्तों, अगला क्या है हमारा? इस त्रिकोणमिति को और अंदर गहराई से जानने के लिए हम चलते हैं एक नए कंसेप्ट की तरफ। जो कंसेप्ट क्या है?
आप इस डायग्राम में देख पा रहे होंगे, ये एक मैंने इमेज बनाई है। एक कोई लड़की है जो नीचे नीचे पृथ्वी पर, नीचे जमीन पर ये खड़ी हुई है, और नीचे से जो ऊपर देखती है आसमान में एक पतंग है, एक पतंग है जो आसमान में उड़ रही है, उसको देखती है। तो आप जानते हैं इस पतंग की जो ऊंचाई है जमीन से, वो कुछ ना कुछ तो होगी। डजन मैटर क्या है, अभी हमारा टॉपिक नहीं है, लेकिन आप समझो कि कोई पतंग अगर आसमान उड़ रही है तो जमीन से उस पतंग की कोई ना कोई हाइट होती है। ये समझ लो, बोलोगे, आप बोलोगे कि यस सर ठीक है, होती है बिल्कुल। लेकिन जब वह जो लड़की जमीन पर खड़ी हुई है वो उस पतंग को देखती है, तो उस जमीन के साथ में उस लड़की का जो कोण बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं क्या, उन्नयन कोण बोलते हैं। लेकिन अभी यहाँ पर उन्नयन कोण का कोई तात्पर्य नहीं है। यहाँ पर हम समझेंगे कि जो कोण बनेगा वो क्या बनेगा, वो बनेगा न्यून कोण। क्या बनेगा, न्यून कोण बनेगा। और अगर मैं उस वस्तु की, अगर मैं उस पतंग जो कि वस्तु कार्य करती है उस पतंग की ऊंचाई अगर धरती से कुछ भी मानूं तो कुछ ना कुछ तो होगी। लेकिन ध्यान रखना, जो भी एंगल बनाएगी वो पतंग की हाइट्स के साथ में, तो वो क्या बनाएगी, वो राइट एंगल ट्रायंगल बनाएगी। यहाँ पर बात समझने वाली क्या है कि इस प्रकार से ये ए बी सी एक ट्रायंगल का कार्य करता है, ए बी सी एक ट्रायंगल बनता है। और आप जानते हो कि ये होता है 90 डिग्री का एंगल। जमीन के साथ में कोई भी खंभा हो, कोई पेड़ हो, कोई भी इंसान हो, या कोई ऊंची उड़ रही पतंग हो, वो जमीन के साथ में अगर ऊंचाई पर देखा कंपेरिजन किया जाए तो हमेशा वो 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करती है। और अगर किसी त्रिभुज के अंदर 90 डिग्री का कोण बनता है तो हम उस त्रिभुज को क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं समकोण त्रिभुज। क्या बोलते हैं, समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल। क्या बोलते हैं भाई, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। और आपको बता दूं कि ये क्या होती है, इसकी हाइट होती है यानी इसकी लंबाई होती है, तो हम क्या बोलते हैं, ये हमारा लंब होता है। क्या होता है हमारा, ये लंब होता है, जिसे हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। ये हमारी का था, आधार था, जिसे हम क्या बोलते हैं, बेस। क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। और एक बात ध्यान रखना कि 90 डिग्री के सामने जो भुजा होती है, 90 डिग्री के सामने जो भी भुजा होती है वो त्रिभुज की कर्ण कहलाती है, वो त्रिभुज की कर्ण कहलाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस। जिसे हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस क्या होती है, कर्ण जो होती है वो त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा, सबसे बड़ी भुजा होती है। अगर आपसे कोई पूछता है क्या कि त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा का क्या होती है, तो आप कहोगे सर कि त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, और कर्ण जो होती है वो 90 के सामने होती है। लंब कौन होता है, लंब जिस एंगल के बारे में बात किया जाए, यदि इस एंगल के बारे में बात किया जाए, यदि एंगल सी की बात की जाए तो एंगल सी के सामने कौन होगा, लंब होगा। यानी जिस भी एंगल के बारे में बात की जाए वो क्या होता है, उसका लंब होता है। क्या होता है, उसका लंब होता है। ठीक है, देखिए इस प्रकार यदि किस त्रिभुज के अंदर 90 डिग्री कोण बनता है तो उस त्रिभुज में आपको पता होगा कि पाइथागोरस प्रमेय लगती है। क्या लगती है, पाइथागोरस प्रमेय। एक पाइथागोरस नाम का एक व्यक्ति था जिसने एक प्रमेय दिया था, और प्रमेय क्या था, उसका कथन क्या है, वो जरा देखिए। उसने कहा था कि किसी समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर बराबर होता है। ये उसने कहा था, क्या बोला था कि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, यानी सबसे बड़ी भुजा इसके अंदर कौन है, वो होती है कर्ण। वो कौन होती है, वो होती है कर्ण। यानी इसका वर्ग जो होता है वो त्रिभुज की अन्य दो भुजा, एक भुजा होगी हमारी क्या, लंब, और एक भुजा क्या होगी हमारी, आधार। इन दोनों भुजाओं के योगफल के वर्ग के बराबर होता है। इसने ये बात बोली थी। तो इसमें इस ट्रायंगल में जो कर्ण है वो हमारा कौन होता है, वो होता है हमारा AC। और जो लंब है वो हमारा कौन है, AB। और जो आधार है वो हमारा कौन है, BC। इन तीनों का वर्ग हो रहा है, ये वाली बात
उस पाइथागोरस नाम के भाई साहब नाम से बोली गई कि किसी त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग जो होता है वो त्रिभुज की अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। ठीक है, तो ये होता है त्रिभुज के बारे में थोड़ी डेफिनेशन थी कि समकोण त्रिभुज क्या होता है, उसमें कर्ण क्या होता है, उसमें लंब कौन होता है, उसमें आधार कौन होता है, पाइथागोरस प्रमेय कौन होती है, क्या नहीं होता है, क्योंकि इसके बिना आप इस पाठ की आगे वाली चीजों को कतई नहीं समझ पाओगे। ये इस पाठ की नींव है, ध्यान रखना ये चीज आपको आनी चाहिए। ओके, नोट करो। आज एक नए कंसेप्ट की तरफ, जिसके बारे में आपको एक ऐसी बेहतरीन नॉलेज दी जाएगी जो आप सभी को आज तक नहीं होगी, जिसका कंसेप्ट का नाम है लाल बटे कक्का, LAL/KKA। और मैं आपको बताऊं, बचपन से आप इस फॉर्मूले को पढ़ते चले आ रहे हैं, आज हम बताएंगे क्या होता है। आप जानते हो कि इस लाल बटे कक्का में जो एल के ऊपर होता है वो साइन, जो ए के ऊपर होता है कॉस, जो एल के ऊपर होता है टेन, यहाँ होता है कोसेक, ये होता है सेक और ये होता है कॉट। ध्यान रखना, यहाँ पर जो एल है, इस एल का मतलब होता है लंब, और यहाँ पर जो ए है, इस ए का मतलब होता है आधार, और यहाँ पर जो के है मेरे भैया, इसका मतलब होता है कर्ण। ये आपको यहाँ से नोट करना है, जिससे आप समझ पाओ कि एल मतलब लंब होता है, ए मतलब आधार, के मतलब कर्ण। चलिए एक अगली ट्रिक आपको बताता हूँ, जिसका नाम है पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा। पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा। तो यहाँ पर पी का मतलब क्या होता है साइन, बी मतलब कॉस, पी के मतलब ऊपर टेन, नीचे कोसेक, यहाँ सेक और यहाँ पर कॉट। तो ध्यान रखना, ये सारी चीजें आपको ऑलरेडी याद होंगी, नहीं है तो आप इससे याद कर लो। यहाँ पर पी का मतलब होता है परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर मीन्स होता है नब। बी का मतलब होता है बेस, बेस मतलब होता है आधार, और यहाँ पर एच का मतलब होता है हाइपोटेनियस अर्थात कर्ण। इन तीनों सिंबल्स की आपको ये इंग्लिश और हिंदी वर्जन में दोनों में आपको नाम याद रखना है, जिससे आपको समझ पाओ कि नाम क्या होते हैं। अब समझोगे आप यहाँ से कुछ सम फॉर्मूला कि कैसे निकालते हैं। जैसे आप साइन को लोगे तो साइन क्या होता है, साइन जो होता है, यदि आप एंगल ए को लेके चलोगे, यदि एंगल ए को लेकर चलोगे, साइन क्या होगा, साइन के ऊपर एक है तो नीचे क्या हो जाएगा L/K। तो एल मतलब लंब, के मतलब क्या होता है कर्ण, तो साइन मतलब होता है लंब बटे कर्ण। अब कॉस लोगे तो कॉस के ऊपर क्या लिखा हुआ है ए, नीचे क्या लिखा हुआ है के, ए मतलब होता है आधार, के मतलब होता है हमारा कर्ण। यदि आप टेन को लेकर चलोगे, टेन मीन्स क्या होता है L/A, एल मतलब होता है लंब, ए मतलब होता है आधार। मैं आपको एल ए के तीनों का मतलब पहले बता चुका हूँ, ठीक है, ध्यान रखना। यदि आप नीचे से चलोगे कोष्ठक लोगे तो नीचे से क्या लोगे आप, नीचे लिखा हुआ है के बटे एल, के बटे एल, के मतलब क्या होगा कर्ण, एल मतलब क्या होता है लंब। यदि आप सेक लोगे तब जानते हो सेक में के बटे ए, के बटे ए, के में क्या होता है कर्ण और ए में क्या होता है आधार। ये सभी का मतलब मैं आपको पहले ही समझा दूंगा। अगर कॉट लेके चलोगे तो कॉट में क्या होगा, आप देखोगे ए बटे एल, ए बटे एल, ए मतलब आधार और एल मतलब क्या होगा लंब। ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। इस प्रकार से आप पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा से भी निकल सकते हो। यहाँ पर एल/के क्या होता है लंब बटे कर्ण, साइन, A/K मतलब क्या होता है कॉस, टेन में क्या होगा L/A, लंब बटे आधार, कोशक में क्या होगा कर्ण बटे लंब, यानी कि कर्ण बटे लंब K/L, सेक में क्या होगा K/A, कोट में क्या होता है A/L, मतलब ए मतलब आधार, एल मतलब लंब। आप समझते हो साइन में क्या होता है परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस, कॉस में क्या होगा बेस बटे हाइपोटेनस, टेन में क्या होगा परपेंडिकुलर बटे बेस, ऐसे क्वेश्चन में क्या होगा H/P, सेक में होगा H/P बी और कॉट में होगा B/P। आप जानते हो P मतलब परपेंडिकुलर, B मतलब बेस और H मतलब हाइपोटेनियस। चलिए अब हम अगला पढ़ते हैं, अगला केस पढ़ते हैं, जिस केस में हम आपको बताएंगे कि अपोजिट केस क्या होता है। ये सर कौन सा केस है अपोजिट केस, ये पता नहीं सर, ये क्या पढ़ा रहे हैं आप, अपोजिट क्या होता है। मैंने कहा चलो आइए देखते हैं। अब हम यूज करेंगे जो आपको पढ़ा चुका है लाल बटे कक्का का, किसका लाल बटे कक्का का। आप जानते हैं यहाँ साइन होता है, यहाँ कोस होता है, यहाँ टेन होता है, नीचे कोसेक होता है, यहाँ सेक होता है और यहाँ पर कॉट होता है। आपको पता होगा कि यदि हम एंगल ए को लेके चलते हैं, एंगल ए मानते हैं, तो साइन जो होता है
वो क्या होता है, ऊपर इसको छुपा लेंगे तो ऊपर एक रहेगा, नीचे क्या रहेगा, कुशक रहेगा। तो हम कहेंगे साइन ए जो होता है वो एक बटे कुशक ही होता है, मतलब साइन जो है वो कुशक का उल्टा है। ठीक है, ऐसे ही आप इसमें कॉस लोगे, क्या लोगे भैया, कॉस लोगे, तो कॉस ए बराबर क्या होगा, कॉस छुपाओगे ऊपर एक रहेगा, नीचे सेक रहेगा, तो ये होगा एक बटे सेक ए। ऐसे आप टेन लोगे तो एक छुपाओगे, नीचे क्या रहेगा, एक बटे, छुपा लो, नीचे क्या रहेगा, एक बटे कोट ए। तो ये हो जाएगा टेन ए बराबर एक बटे कोट ए। इसी प्रकार इनका जो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे उसका उत्तर क्या आएगा, मैं आपको वही बताऊंगा, लेकिन उससे पहले हम नीचे वाली वैल्यू का निकाल के चेक करते हैं। यदि आप यहाँ पर कुशक निकालोगे, कुशक लोगे, कुशक छुपाओगे नीचे से, तो यहाँ एक बचेगा ऊपर, यानी उसको नीचे रखेंगे, साइन बचेगा। सेक लोगे, सेक क्या हो जाएगा, एक बटे कॉस ए, और यदि आप कॉट लोगे तो कॉट क्या हो जाएगा, एक बटे टेन ए। तो ये ध्यान रखना होता है कि ये सारी वैल्यू होती हैं ये सब अपोजिट वैल्यू कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, अपोजिट वैल्यू कहलाती हैं। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, साइन जो होता है वो कोस का उल्टा होता है, कुशक का उल्टा, सॉरी किसका होता है, कुशक का उल्टा होता है ना। और कुशक जो होता है वो वापस से साइन का उल्टा होता है, और जो कॉस होता है वो आपका सेक का उल्टा होता है, और सेक वापस से कॉस का उल्टा होता है। और जो टेन जो होता है वो आपको कॉट का उल्टा होता है, और कॉट वापस से टेन का उल्टा होता है। इसे हम बोलते हैं रिवर्स केस, यानी साइन कोसेक का, कॉस सेक का, टेन कॉट का, कोसेक सेक का, कोसेक साइन का, और सेक कॉस का, और कॉट टेन का। इस प्रकार से हमें बताना है कि कॉस सेक का, सेक कॉस का, टेन कॉट का, और कॉट टेन का अपोजिट किस कहलाता है। अब हम इसके बारे में थोड़ा सा और आगे चलें तो आपको बताएं कि क्या होगा, जो कॉम्पिटिशन कम आएगा जब आप इसका मल्टीप्लाई करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, तो ये हो जाएगा साइन ए इंटू कोसेक ए बराबर एक। ठीक है, ये आपके बहुत काम आएगा। इनका जो क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, अपोजिट वैल्यू का क्रॉस मल्टीप्लाई एक होता है। ऐसे हम यहाँ करोगे कॉस ए बराबर इंटू सेक ए बराबर एक, ये भी ध्यान रखना होगा। ऐसे इसे करोगे टेन ए इंटू कॉट ए बराबर एक। यानी जब भी आप अपोजिट वैल्यू का क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ध्यान रखना उसका एक आता है उत्तर। ऐसे यहाँ करोगे, ऐसे यहाँ करोगे तो भी एक आएगा, ऐसे यहाँ करोगे तब भी एक ही आएगा। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है, किस प्रकार से इन्हें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके हम एक लेके आते हैं। यानी अपोजिट का क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो उसका उत्तर एक आएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। कंसेप्ट है हमारा त्रिकोणमितीय, त्रिकोणमितीय सर्व समका। क्या है, त्रिकोणमितीय सर्व समका। तो मेरे दोस्तों ध्यान रखें, आप ये कॉपी पेन उठाकर ही पढ़े साथ के साथ। आप समझते हो कि कुछ ही समय के बाद आपके बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं, तो कृपया करके आपका टारगेट और फोकस पूरा स्टडी के ऊपर होना चाहिए। तो पहली जो समका है हमारी वो क्या है, वो ये होती है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर एक। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर एक होती है। अब सर ये आई कैसे, ये कैसे नहीं आई, तो मैं इसका बाकायदा प्रॉपर तरीके से आपको प्रूव करवाऊंगा। लेकिन सबसे पहले आप इस समका को समझोगे क्या, कि जब दोनों एंगल समान होते हैं और साइन और कॉस के रेशो में इनका योगफल दिया होता है तो फिर इनका उत्तर कितना आता है, एक आता है। लेकिन जब यहाँ से हम लोग साइन स्क्वायर ए का मान निकालेंगे तब जानते हो वन उधर है, ये कॉस उधर पहुंच जाएगा तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए। तो ध्यान रखना क्या, कि साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, वन माइनस कॉस स्क्वायर ए। और इसका यदि हम ये वर्ग हटा देंगे तो इसके ऊपर क्या लग जाता है, ये वर्गमूल लग जाता है, ये वर्गमूल लग जाता है। तो ये बात भी आप नोट कर लेना क्या, कि साइन स्क्वायर ए बराबर हो रहा है वन माइनस कॉस स्क्वायर ए, और साइन बराबर होता है वन माइनस कॉस स्क्वायर ए, क्योंकि इसका वर्ग हटेगा तो क्या लग जाएगा, वर्गमूल लग जाएगा। अगला इसी में क्या है, जैसे साइन का निकाला है वैसे आप कॉस के ऊपर जाओगे तो कॉस स्क्वायर ए को यहीं रहने दो और साइन को उधर ले जाओगे तो ये हो जाएगा वन माइनस साइन स्क्वायर ए। और यदि यहाँ से कॉस से अब वर्ग हटाओगे तो उधर जाके इस पर क्या लग जाएगा, वर्गमूल लग जाएगा। तो ये हो जाएगा कॉस ए बराबर वन माइनस साइन स्क्वायर ए अंडर रूट में। तो ये दोनों तीनों फॉर्मूले आपको नोट करने हैं। ये इस सरसमका से जितने फॉर्मूले बनने थे वो मैंने आपके सामने बना के रख दिए। ठीक है, अगली सरसमका कौन सी है,
चलिए अगली सम हमारी क्या है, अगली हमारी है 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए। ये हमारी है अगली सर्वसंख्या। देखिए दोस्तों, ये जितने भी सर्वसंख्या मैं पढ़ाऊंगा आपको वो सारे के सारे सर्वसंख्या प्रूव भी करवाऊंगा, लेकिन सबसे पहले आप इनको समझिए कि 1 प्लस 10 स्क्वायर बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर होता है। जब 1 को आप उधर करोगे तो यहाँ क्या रह जाएगा, यहाँ रह जाएगा 10 स्क्वायर ए बराबर, यहाँ क्या है सेक स्क्वायर ए माइनस 1 इधर आ जाएगा, तो यह आएगा 10 स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए हो जाएगा। और यदि यहाँ से 10 के ऊपर से यदि आप वर्ग हटाओगे तो इधर राइट साइड में सेक स्क्वायर ए माइनस 1 पर अंडर रूट लग जाएगा। तो इसमें से ये बनी और इसमें से ये बनी, ये तीनों ही फॉर्मेट इस सर्वसंख्या में से बन के निकल के आते हैं। और यदि आप यहाँ से सेक का मान निकालोगे, और यदि आप यहाँ से सेक का मान निकालोगे तो आप जानते हो कि इसका वर्ग हट जाएगा तो इसके ऊपर क्या लग जाएगा, वर्गमूल लग जाएगा। तो सेक बराबर क्या होता है 1 प्लस के अंडर रूट में 10 स्क्वायर ये होता है। तो ये आपकी एक फॉर्मूला और निकल कर आता है। और यदि यहाँ पर आप 1 को छोड़ोगे, और यदि आप यहाँ पर आप 1 को छोड़ोगे और 10 को उधर ले जाओगे तो यहाँ क्या है, पहले से सेक स्क्वायर ए, क्या है सेक स्क्वायर ए, ये उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा 10 स्क्वायर ए। तो ध्यान रखना सबसे इम्पोर्टेंट और इस पर मैं स्टार मार्क कर रहा हूँ क्या, कि सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर बराबर 1 होता है। सर कैसे आया, कि जब आप यहाँ से 1 को उधर पहुँचाओगे, 1 को आप उधर 1 यही रहने दोगे, 10 को उधर भेजोगे तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर ए बराबर इधर क्या रह जाएगा, 1 रह जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट सर्वसंख्या की तरफ। वो कौन सी है, वो है हमारी कोट स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट क्या है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर कोसेक स्क्वायर ए। 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर कोसेक स्क्वायर ए। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें यदि आप यहाँ पर 1 को रहने दोगे तो कॉट उधर पहुंच जाएगा, पहले से वहाँ क्या लिखा हुआ है कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट उधर पहुंच जाएगा कॉट स्क्वायर ए। तो ये हमारा एक फॉर्मेट और निकल के आता है, वो कहाँ से, उसी वाले फॉर्मूले से। यदि आप इस बार 1 को उधर करते हो तो यहाँ क्या रह जाएगा, यहाँ रह जाएगा कॉट स्क्वायर ए बराबर उधर क्या पहुंच जाएगा कोसेक स्क्वायर ए माइनस के 1। तो एक फॉर्मूला हमारा ये निकल के आता है। और यदि इसमें से यदि वर्ग को हटा दोगे आप तो सामने वाली वैल्यू जो लिखी है हमारी क्या, कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1 का क्या लग जाएगा, ये रूट लग जाएगा। तो ये वैल्यू इसमें से निकल के आती है। ये जितने फॉर्मेट बना रहा हूँ ये सारे फॉर्मेट आपको याद करने हैं, कॉपी में लिखने हैं, आपको नोट्स रेडी करना है, जिससे आपको एग्जाम में आपको सहायता मिले। और यदि आप क्या करो, यहाँ से कोसेक का मान निकालना चाहते हो तो ये वर्ग हटा दोगे तो इधर क्या लग जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए पे लग जाएगा अंडर रूट, और यहाँ क्या रह जाएगा, यहाँ रह जाएगा कोसेक। तो कोसेक ए बराबर जो होता है वो हमारा कौन होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए होता है। तो ये सारे फॉर्मूले इन सभी सर्वसंख्या से निकल के आते हैं। तो आपको मैंने साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 ये वाली करा दी, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर कोसेक स्क्वायर ए ये वाली करा दी, और 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए ये भी करा दी। तो ये तीनों के तीनों सर्वसंख्या मैंने आपको आसानी से समझा दी गई है। इनसे बनने वाले जितने फॉर्मूले थे वो मैंने सबकी सब समझा दिए गए हैं। अब इनको प्रूफ करने की आती है बारी, तो इनका प्रूफ हम अगली वाली वीडियो आपके लिए लेके आएंगे। लेकिन उससे पहले यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो कृपया करके ये सारी वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, जिससे उनका भला हो और वो भी अपने एग्जाम को अच्छे से देखे आएँ। यदि आपको अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और साथ में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बताएं कि हमें ये डाउट है, ये समस्या है। तो आपके हर समस्या का समाधान मेरे रैंकर्स पॉइंट यूट्यूब चैनल पर जरूर मिलेगा। ठीक है दोस्तों, राधे राधे, नमस्कार, सत श्री अकाल।